नमस्कार। मैं ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे हिंदी गद्य के विकास के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गद्य साहित्य क्या है। विशेषकर हिंदी का गद्य कब से आरंभ होता है, उसके विकास की कथा क्या है, और यहाँ संक्षेप में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के उस 1000 साल में जो गद्य लेखन हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 साल का है, जिसे 4 खंडों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के पूर्व का साहित्य मुख्यतः पद्य में है। कहने का तात्पर्य है कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में जो साहित्य रचा गया वह मुख्यतः पद्य में यानी काव्य ही था। गद्य की कुछ रचनाएं अवश्य उस समय भी प्राप्त होती हैं, लेकिन साहित्य की परंपरा में उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। गद्य की वास्तविक शुरुआत की बात अगर हम करें तो उसकी वास्तविक शुरुआत आधुनिक युग में ही होती है। इसके कारण क्या थे और वह किस प्रकार विकसित होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम सभी उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, साक्षात्कार पढ़ते हैं, रेखाचित्र पढ़ते हैं और इन सभी को हम गद्य की विधाएं मानते हैं। साहित्यिक भाषा के रूप में कबीर, सूर, मीरा आदि की रचनाएं पद्यबद्ध थीं, जबकि बाद में लिखी गई उपन्यास, कहानी, निबंध आदि गद्य की। अतः अगर विचार करें तो गद्य साहित्य छंदबद्ध नहीं होता है और गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बीच का बहुत मूल अंतर यही है कि पद्य यानी कविता छंद में बद्ध होती है, जबकि गद्य छंद में बद्ध नहीं होता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि जब संस्कृत साहित्य में गद्य की परंपरा थी तो हिंदी में वो परंपरा क्यों नहीं थी, या जब हिंदी में काव्य में ही रचना लिखी जा रही थी तो आधुनिक काल तक आते आते गद्य लेखन की क्यों आवश्यकता पड़ी। वे क्या कारण थे जिस कारण से गद्य में लेखन और रचना शुरू हुई। गद्य में लेखन वैसे तो प्राचीन काल से ही हो रही थी, लेकिन मुद्रण प्रणाली के अस्तित्व में आने यानी प्रिंटिंग प्रेस के अस्तित्व में आने और समाचार पत्र आदि के प्रकाशन होने के बाद उसका सर्वाधिक विकास होता है। भारत में मुद्रण की आधुनिक प्रणाली का आरंभ अंग्रेजों के आने के बाद ही होता है और अखबार भी उसके बाद ही निकलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव गद्य और पद्य दोनों पर पड़ता है और साहित्य जो है वह खास लोगों की चीज़ नहीं होकर आम लोगों की चीज़ तक पहुंचती है, या वहां पर सबके घर घर में साहित्य का प्रवेश संभव होता है प्रिंटिंग प्रेस के आने से ही। आगे हम पढ़ते हैं हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि। खड़ी बोली हिंदी में गद्य लेखन की तो परंपरा शुरू होती है, लेकिन उसके पूर्व विविध भाषाओं में और विविध प्रकार के गद्य लेखन की हम प्राचीन परंपरा भी देखते हैं, जिसमें यदि हम बात करें तो आधुनिक काल के पूर्व हिंदी गद्य में मुख्यतः 4 प्रकार के गद्य की कुछ प्रमाण हम पाते हैं, जिसमें राजस्थानी गद्य, मैथिली में लिखा गया कुछ गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया गद्य। भाव और भाषा के विचार से देखें तो ब्रजभाषा गद्य जो है वह साहित्यिक भाषा थी और भाव विचार को व्यक्त करने के लिए पद्य में इसका प्रयोग होता था, लेकिन बोलचाल के रूप में सभी गद्य का ही प्रयोग करते हैं जैसा कि हम सभी, लेकिन आम आदमियों की भाषा और कविता की भाषा में अंतर होता है। उसी प्रकार आम बोलचाल की भाषा और गद्य साहित्य की भाषा में भी अंतर होता है। इसलिए हम पाते हैं कि आरंभिक ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग मुख्यतः काव्य को समझाने के लिए या उसकी व्याख्या के लिए होता था। काव्य ग्रंथों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए टीकाएं लिखी जाती थीं और ये टीकाएं जो होती थीं वो गद्य भाषा में लिखी जाती थी, यानी गद्य में होती थी। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत हैं कैसे परमानंद आनंद स्वरूप हैं, शरीर जिन्हीं का जिन्हीं के नित्य ते शरीर चैतन्य अरु आनंदमय होतु है। यह गद्य रचना लगभग 1400 संवत के आसपास की है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि पद्य के साथ साथ गद्य का लेखन भी होता रहा था।
ब्रजभाषा गद्य का प्रामाणिक स्वरूप हमें 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की 2 रचनाओं में मिलता है। वह 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इनमें वैष्णव भक्तों की महिमा व्यक्त की जाने वाली कथाएं लिखी गई हैं और जो कि भक्ति भावना के प्रचार के लिए ही लिखी गई थी। इसी प्रकार विक्रम संवत 1660 के आसपास भक्त नाभादास की रचना अष्टयाम में भी ब्रजभाषा गद्य का जो रूप देखने को मिलता है उसकी भाषा भी सामान्य बोलचाल की ही है, हालांकि वह कुछ अधिक परिमार्जित है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रजभाषा गद्य की रचना छिटपुट ही सही होती रही थी, लेकिन हमारा मुख्य विषय यहाँ यह बताना नहीं है कि राजस्थानी में क्या गद्य लिखा गया और मैथिली में क्या लिखा गया, ब्रजभाषा में क्या लिखा गया, बल्कि हम मुख्यतः यहाँ पढ़ेंगे खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रारंभ कहाँ से होता है। खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास के कई कारण हैं। खड़ी बोली उस समय जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी और बोलचाल की भाषा धीरे धीरे अब साहित्य की ओर बढ़ रही थी और इसमें गद्य में रचनाएं होने लगी थी। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति और वैज्ञानिक बोध ने गद्य को बढ़ावा दिया। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बोलने जाने लगी थी। मुगल काल में शासन की सुविधा के लिए जनता से संपर्क बनाने के लिए खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। मुगल भी बाहर से आए थे, उनकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन राजकाज की भाषा के रूप में उन्होंने फारसी का प्रयोग किया था। जब खड़ी बोली का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में शुरू हुआ तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली से बोलचाल की नई शैली का जन्म हुआ। पढ़े लिखे लोग बोलचाल के इस मिश्रित रूप को फारसी लिपि में लिखने लगे। इस नई शैली को हिंदवी, हिंदी, रेख्ता और आगे चलकर उर्दू नाम दिया गया। शायरों ने इसमें शायरी करनी आरंभ की। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी, जिसकी चर्चा हम आदिकाल के अंतर्गत भी कर चुके हैं। अमीर खुसरो रचित एक पहेली है जो कि बिल्कुल खड़ी बोली गद्य का एक स्वरूप हमारे सामने लाता है। एक थाल मोती भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिण के राज्यों में हुआ। दक्षिणी हिंदी के रूप में वहाँ 14वीं से 18वीं शती तक अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिनमें गद्य की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जिसमें याद करने लायक जो नाम है वो है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, शाह मीरा जी, बुरहाउद्दीन जानम और मुल्ला वजही जैसे साहित्यकार अपने काव्य रचना लिख रहे थे। मुल्ला वजही ने 1635 ईस्वी में प्रसिद्ध गद्य ग्रंथ लिखी जिसका नाम है सबरस, और इस रचना के कुछ उदाहरण अगर हम पढ़ें तो कोट, नकल एक शहर था, शहर का नाम सिस्तान, इस सिस्तान के बादशाह का नाम अक्लुद्दीन और दुनिया का सारा काम उस ते चलता, इसके हुक्म बाद जरी कई नहीं हिलता, वह चारों लोगों में इज्जत पाए। ये दक्षिणी हिंदी का उदाहरण है और दक्षिणी हिंदी ने भी गद्य साहित्य के विकास में योगदान दिया था। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो पाते हैं कि मुगल साम्राज्य ने भी खड़ी बोली के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली का भी विस्तार होता गया। खड़ी बोली वस्तुतः मुगलों के समय में संपर्क भाषा हो गई थी। जब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो विशाल साम्राज्य को संगठित रखने की शक्ति बाद के किसी शासक में नहीं रही। दिल्ली, आगरा आदि पश्चिमी शहरों के स्थान पर लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि पूर्वी शहर समृद्ध हो चले। इस कारण व्यापार की उन्नति के लिए व्यापारी वर्ग पूर्वी शहरों की ओर जाने लगे और अपने साथ वो खड़ी बोली भाषा भी लेते चले गए और इस तरह खड़ी बोली का विस्तार दूसरे क्षेत्रों में भी होने लगा। खड़ी बोली गद्य का प्रामाणिक रूप हमें मुगल बादशाह अकबर के दरबारी गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। इसका रचना काल 1570 ईस्वी स्वीकार किया गया है और इसका एक अगर उदाहरण देखिएगा तो यहाँ परिष्कृत खड़ी बोली का उदाहरण आपको मिलता है। रामचंद्र शुक्ल से ही इस पंक्ति को हम लेते हैं। उन्होंने कोट किया है चंद छंद वर्णन की महिमा से। कोट, इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाही जी आज शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास बर्खास्त हुआ। साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भाषा को समय की अपेक्षा होती है। खड़ी बोली ने भी काफ़ी समय लिया, उसका धीरे धीरे विकास हुआ। सन
41 ईस्वी में पटियाला दरबार के राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचा गया भाषा योग वाशिष्ठ से हम इस विकास की श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। आप इस उदाहरण को देखिए, छोटा सा उदाहरण यहाँ भी है। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम करता हुए भी निर्लेप रहोगे। इस उदाहरण को देखकर ऐसा लगता है मानो कि ये बिल्कुल परिमार्जित गद्य है। खड़ी बोली बहुत कम समय में ही अपना स्थान, साहित्यिक स्थान प्राप्त कर लेती है और गद्य का लेखन इसमें काफ़ी विकास करता है और काफ़ी मात्रा में गद्य का लेखन होने लगता है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का जो रूप हमारे सामने है वह सहज विकसित नहीं हो गया था, बल्कि इसके कई कारण थे और उन परिस्थितियों की कुछ भूमिका थी, जिसमें राजनीतिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, संस्थाओं की भूमिका थी, कुछ व्यक्तियों की भूमिका थी। आगे हम उन महत्वपूर्ण विकास के कारकों की चर्चा करेंगे जिससे हिंदी गद्य का विकास होता है। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ भारत में परिवर्तन का जो सिलसिला आरंभ हुआ उसने भारतीय जनजीवन पर बहुत व्यापक असर छोड़ा। ये परिवर्तन किसी एक क्षेत्र से संबद्ध नहीं थे। इनमें से कई परिवर्तनों का सीधा संबंध हिंदी गद्य के विकास से है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। ईसाई मिशनरियां, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। नवीन जो आविष्कार हो रहे थे, शिक्षा का विस्तार हो रहा था, समाज सुधार का आंदोलन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और इस तरह के कई कारक थे। हम एक एक करके इन सब कारकों पे विचार करेंगे कि गद्य के विकास में ईसाई मिशनरियों की क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के साथ ईसाई मिशनरीज भी इस देश में आते हैं और वे अपने धर्म का प्रचार करने का प्रयास करते हैं। मुगलों के शासन के काल में, उत्तर काल में ईसाई धर्म प्रचारक इस देश में आए और जब देश उनके अधीन हो गया तो उन्होंने अपने धर्म प्रचार की गतिविधियों को तेज किया। उन्होंने इसके लिए अपनी भाषा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की बोली का या भाषा का सहारा लिया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग हिंदी काफ़ी मात्रा में समझते हैं, तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इसी भाषा का चयन किया। 19वीं सदी में इन प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कई हिंदी गद्य की पुस्तकें तैयार की और इस प्रकार हिंदी गद्य को विकसित करने में उनका एक योगदान हम देखते हैं। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छोटी छोटी गद्य पुस्तिकाएँ बनाई, जिनमें वे अपने ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल का हिंदू अनुवाद करके लोगों में प्रचलित कर रहे थे। इस तरह से प्राकारांतर से ये हिंदी गद्य, जो कि उस तरह से साहित्य में या भाषा के विविध क्षेत्रों में अथवा प्रिंटिंग में नहीं थी, उसको सबसे पहले लाने का प्रयास का सफल प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया। दूसरा जो कारक है हिंदी गद्य के विकास का, वह है नवीन आविष्कार। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस लाया और यातायात के लिए ट्रेन और रेल का आविष्कार किया, संचार के नए साधनों का इस्तेमाल किया और उन्होंने पूरे देश को कोने कोने को रेल और तार से जोड़ दिया। लगभग 1844 से 56 के बीच यह देश रेल और तार द्वारा जोड़ दिया गया। मुद्रण, तार और रेल ने जनजीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ने हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य विविध भाषाओं के में भी पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों के प्रकाशन को संभव बनाया। यातायात ने इन पत्रिकाओं को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया और सारी बातें दूर दूर तक बड़ी सहजता से पहुंचने लगी थी। इस प्रकार वैज्ञानिक जो नवीन आविष्कार थे उसने भी खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा का विस्तार, शिक्षा के विस्तार से भी हिंदी गद्य के विस्तार मिलता है, उसके विकास को। सन 1834 में लॉर्ड मेकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रचारित करने की आवश्यकता पेश की। सन 1835 में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नए ढंग की शिक्षा की शुरुआत हो गई। इसके पहले तक भारत में शिक्षा संस्कृत और फारसी के माध्यम से दी जाती थी। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि उनका विचार था कि संस्कृत और फारसी की शिक्षा से भारत विज्ञान इत्यादि की शिक्षा नहीं ले सकता है और अंग्रेजी की शिक्षा से लाभ भी हुआ। भारतीयों ने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की गहरी जानकारी प्राप्त की।
उनकी दृष्टि विकसित हुई और उन्होंने अपनी परंपरा को भी नई दृष्टि से देखना शुरू किया और एक तरह से अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय परंपरा के प्रति उनके भीतर स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ। शिक्षा के लिए जिन नए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई थी उनमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी उर्दू की भी शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है फोर्ट विलियम कॉलेज का। सन 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में सन 1803 से हिंदी उर्दू की पढ़ाई आरंभ हुई और सन 1824 से हिंदी की पढ़ाई का विशेष प्रबंध हुआ। इस कॉलेज के संचालकों की नीति हिंदी के बहुत अनुकूल नहीं थी। वे हिंदी का कोई विकास नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे अपने जो कर्मचारी थे उन्हें हिंदी सिखाना चाहते थे ताकि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर काम कर सके। इसलिए इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। सन 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना हुई और उसमें हिंदी की शिक्षा की व्यवस्था की गई। सन 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और सन 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने अच्छे अच्छे पाठ्यग्रंथ तैयार किए। इस तरह शिक्षा के विस्तार ने भी हिंदी गद्य को विकसित करने में मदद दी। समाज सुधार के आंदोलनों का भी हमारे हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम जानते हैं कि नवजागरण में कई सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत की और इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य ही था भारतीय समाज में जो व्याप्त बुराई है उनको दूर करना, जनता को अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने धर्म से परिचित कराना, उनके भीतर चेतना जगाना। और इसके लिए भी एक भाषा की ज़रूरत थी जिससे जनता तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और उस समय भी लोगों को ये लगा था कि भारत में अगर किसी भाषा द्वारा जनसामान्य तक सहजता से पहुंचा जा सकता है और अधिक से अधिक जनता तक पहुंचा जा सकता है तो वह भाषा खड़ी बोली हिंदी गद्य की ही भाषा थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज द्वारा की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित की। बांग्ला में भी की राम मोहन राय ने, लेकिन हिंदी में की, गद्य में की। जैसे आर्य समाज में दयानंद सरस्वती ने हिंदी में खड़ी हिंदी गद्य में सत्यार्थ प्रकाश नाम की रचना की। श्रद्धा नाम फुलौरी और नवीन चंद्र राय ने समाज सुधार के लिए हिंदी गद्य का ही सहारा लिया। पंजाब तक में हिंदी गद्य का प्रसार हुआ। इस तरह से हिंदी गद्य के प्रसार में इन समाज सुधार के आंदोलनों का भी बहुत महत्व है। इस समय न सिर्फ साहित्य रचना हो रही थी बल्कि साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम था पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। चूँकि मुद्रण की सुविधा हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस प्राप्त था सबको, तो पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करना आसान हो गया और हिंदी का पहला जो पत्र प्रकाशित होता है कलकत्ते से, पंडित जुगल किशोर ने कलकत्ता से हिंदी में उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन किया। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक था और ये अपने समय में बहुत सारी नई सूचनाएं लेकर लोगों तक पहुंचता है। यद्यपि उसमें पाठकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन और ये पत्र 1.5 वर्ष चलकर ही बंद भी हो गया, लेकिन इसने एक शुरुआत कर दी और आगे बहुत सारे पत्र निकले, जिसमें हिंदी का दूसरा पत्र बंगदूत था जो 9 मई 1929 को कोलकाता में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1934 में प्रजामित्र नामक तीसरा पत्र प्रकाशित होता है हिंदी में। और अगर समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो यह पहला 1844 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम बनारस था और इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निकाला था। 1846 में मौलवी नसीरुद्दीन के संपादकत्व में मार्तंड नाम से एक और पत्र प्रकाशित हुआ। तो इस तरह हम देखें तो पत्र पत्रिकाओं का काफ़ी प्रकाशन हुआ इस काल में और इससे हिंदी गद्य को विकसित और परिमार्जित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि प्रारंभिक गद्य लेखन क्या था और हिंदी गद्य के प्रारंभिक साहित्य का स्वरूप किस प्रकार था। सन 1800 में अंग्रेजों के प्रयास से जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और 1803 में इसमें हिंदी उर्दू का अध्यापन करने के लिए जॉन गिलक्राइस्ट ने बहुत सारा प्रयास किया कि इसमें पुस्तकें लिखाई जाएं और इन्होंने कई मुंशियों को नियुक्त किया। हिंदी गद्य के विकास में इन 4 मुंशियों के नाम बड़े ही सम्मान से लिए जाते हैं और यद्यपि जॉन गिलक्राइस्ट की जो अपनी विचारधारा थी वह खड़ी बोली हिंदी की तुलना में उर्दू के पक्षपाती अधिक थे, लेकिन उन्होंने अपनी किताबों को प्रकाशित करने के लिए जिन लोगों की सहारा का सहयोग लिया उन्होंने हर तरह की हिंदी, आप देखेंगे आगे हम उनकी चर्चा करेंगे। तो भाषा मुंशियों में हिंदी में उन्होंने श्री लल्लू लाल जी और पंडित सदल मिश्र
के द्वारा हिंदी में पुस्तकें लिखवाई। दिल्ली के निवासी मुंशी सदासुखलाल ने भी बहुत सुंदर भाषा में भागवत की कथा सुखसागर नाम से लिखी थी। इंसाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों को हटाकर शुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश की गई थी। हिंदी गद्य के आरंभिक विकास में इन चारों लेखकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान और इन 4 लेखकों का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। श्री लल्लू लाल जी, पंडित सदल मिश्र, मुंशी सदासुखलाल और मुंशी इंसाअल्लाह खां। आइए सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं मुंशी सदासुखलाल, और जिनका उपनाम था नियाज। समय है इनका 1746 से 1824। उर्दू और फारसी के अच्छे जानकार थे, लेखक थे, कवि थे। आचार्य जयप्रकाश प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में लिखते हैं, इनकी भाषा कुछ निखरी हुई और सुव्यवस्थित है, पर तत्कालीन प्रचलित पंडिताओं प्रयोग भी इनमें मिल जाते हैं। इनकी जो रचना है सुखसागर के अतिरिक्त इन्होंने विष्णु पुराण के प्रसंगों के आधार पर एक अपूर्ण ग्रंथ की भी रचना की है। इनकी भाषा बड़ी सहज और स्वाभाविक है। यदि आप चाहें तो उसके उदाहरण आप जयप्रकाश प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक से भी देख सकते हैं और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से भी। इसके बाद जो दूसरा नाम है मुंशी इंसाअल्लाह खां। इनके मृत्यु का पता है सन 1818 में इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग सन 1798 से 1803 के बीच इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी, और लिखने का कारण वो बताते हैं। ये बड़ी अच्छी रोचक उनकी उक्ति है जो रामचंद्र शुक्ल ने उद्धृत किया है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। बस जैसे भले लोग अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों कहते हो वही सब डौल रहे और छाँव किसी की न हो, यह नहीं होने का। ये उनकी रचना की भूमिका है। इंसाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृत इनसे मुक्त रखने का प्रयास किया है, और एक तरह से हिंदुस्तानी जिसको कहते हैं उसकी वैसी भाषा लिखने की कोशिश की है। शुक्ल जी कहते हैं, आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। और आगे जो अगले लेखक हैं वो हैं लल्लू लाल जी, जिनका समय है 1763 से 1825। इन्होंने भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़कर रचनाएं की हैं, और इनकी महत्वपूर्ण रचना भागवत है। भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है प्रेम सागर। इनकी भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अरबी, फारसी के शब्द कहीं कहीं आए हैं, किंतु कोशिश इन्होंने बचने की है। फिर भी इनकी भाषा में वह सहज प्रवाह नहीं है और वह नित्य व्यवहार के अनुकूल भी नहीं है। अगला नाम है पंडित सदल मिश्र का। ये बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान। शुक्ल जी ने लल्लू लाल की भाषा से इनकी भाषा की तुलना करते हुए लिखा है कि लल्लू लाल जी के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। सदल मिश्र की भाषा में भी वह साफ सुथरापन नहीं है जो सदासुखलाल के यहाँ है। इनकी भाषा पर पूर्वी बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जो आभास सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में दिखाई देता है, उसी का आगे जाकर विकास होता है। कई बार ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के इस कॉलेज की वजह से ही खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं, अगर ध्यान से देखें तो यह एक आकस्मिक बात ही थी कि हिंदी के गद्य के विकास में या हिंदी की गद्य की पुस्तकों के प्रकाशन में फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अन्यथा अंग्रेज़ों की नीति जो थी वह हिंदी या उर्दू के विकास की बिल्कुल भी नहीं थी। अंग्रेज़ों के आगमन के पूर्व यहाँ की राजकाज की भाषा फारसी थी। लॉर्ड मैकाले के प्रयत्न से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने सन 1835 से अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का कार्य शुरू किया और 1836 ईस्वी तक फारसी ही अदालत की भाषा थी। लेकिन यह भी महसूस किया जा रहा था कि फारसी से आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए 1836 में फारसी की जगह अदालतों की भाषा हिंदी कर दी गई। उसके फैसले का विरोध हुआ और फिर 1837 में अदालतों की भाषा उर्दू कर दी गई।
इससे स्पष्ट है कि हिंदी के विकास में सरकार की ओर से कोई बहुत विशेष योगदान नहीं था। न तो उन्होंने इस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया, न अदालतों का, न सरकारी कामकाज का। ऐसे समय में कुछ लोगों ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कहने का तात्पर्य यह है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक रूप के विकास में सरकारी योगदान को हम बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। इस भाषा का विकास सरकार के सहयोग से कम, आम जनता और हिंदी प्रेमियों के सहयोग से ही मुख्यतः होता है। और इसमें दो नाम लेने पड़ते हैं हमें, इसके बिना खड़ी बोली हिंदी के विकास की, हिंदी गद्य के विकास की बात पूरी नहीं हो सकती। एक नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सन 1823 में इनका जन्म होता है और 1895 में इनकी मृत्यु होती है। ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे और हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन सरकारी दबाव में बहुत खुलकर समर्थन नहीं कर सकते थे। सरकारी हलकों में उर्दू को शिष्ट भाषा और हिंदी को गंवारू भाषा माना जाता था, तो इन्होंने ठेठ हिंदी का सहारा लिया। अरबी फारसी के शब्दों को ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। उस समय तक साहित्य के पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें नहीं थी। इनका बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने कोर्स की पुस्तकें लिखवाईं। पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर को इस कार्य में लगाया। पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने कई कहानियों की भी रचना की, जिसमें राजा भोज का सपना इनका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इस रचना की भाषा को अगर आप सुनिए तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा का सौंदर्य आप देख पाएंगे, जो सरल और चलती हिंदी थी। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप्त रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुन के कांप उठते हैं और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर सिर रवाते हैं। बाद में आप इस भाषा को देख सकते हैं, इसमें किस तरह की चलती हिंदी है, लेकिन बाद में चलकर वो उर्दू के पक्षपाती हो गए और शायद अंग्रेज अधिकारियों के दबाव के कारण ऐसा हुआ हो। लेकिन उनके जो कार्य थे उसमें हिंदी के गद्य को विकसित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने बनारस नाम का अखबार भी निकाला, यद्यपि उसकी भाषा थोड़ी उर्दूनिष्ठ ही होती थी। यानी सितारे हिंद की भाषा को हम उर्दू की तरफ झुका हुआ या अरबी फारसी की ओर झुका हुआ मान सकते हैं। दूसरा नाम आता है महत्वपूर्ण नाम राजा लक्ष्मण सिंह का, जिनका जन्म सन 1826 और मृत्यु 1896 में होती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो भाषा का दृष्टिकोण था या उनका जो उर्दू की तरफ झुकाव था, उसकी प्रतिक्रिया में राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदू और उर्दू को दो अलग अलग भाषा माना। यद्यपि मेरा भी मानना है कि ये दो भाषाएं नहीं बल्कि दो शैलियां हैं, लेकिन उस समय हिंदी उर्दू विवाद के हवा में राजा लक्ष्मण सिंह ने ये माना कि ये दो अलग भाषाएं हैं और उन्होंने कहा कि कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हैं, अनकोट। आचार्य हजारशद द्विवेदी ने राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा है, राजा साहब की भाषा में तद्भव शब्दों की मात्रा कम नहीं है। यद्यपि वह आरंभिक हिंदी गद्य का ही नमूना है, तथापि उसमें वक्ता और श्रोता के अनुकूल होने की क्षमता है और हमारी विशाल साहित्यिक परंपरा के अनुकूल है। भाषा में अरबी फारसी के शब्द नहीं के बराबर हैं, परंतु वह काव्य की ब्रज भाषा के प्रभाव से एकदम मुक्त नहीं है। राजा साहब ने कई ग्रंथों का अनुवाद किया, जिसमें मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया और रघुवंश। इनकी भाषा जो है वो तत्सम प्रधान रही है और इन्होंने जानबूझकर अपने आप को अरबी फारसी शब्दों से दूर रखने का कोशिश की है। राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के प्रश्न के इस कठिन समय में हिंदी का अपना नमूना सामने रखा और हिंदी गद्य को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी भाषा के जिस स्वरूप को प्रोत्साहित किया, उससे उर्दू से उसकी दूरी बढ़ी। उर्दूनिष्ठ हिंदी को उन्होंने यहाँ के लोगों के अनुकूल नहीं माना, अतः उन्होंने शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ हिंदी को आगे बढ़ाया और इस कार्य के लिए उन्होंने 1841 में प्रजा हितैषी नाम से एक पत्र निकाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से उपर्युक्त दोनों महानुभावों यानी शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा के भावी रूप का आभास इनकी रचनाओं से मिलता है और हिंदी गद्य का स्वरूप जब गढ़ा जा रहा था उस समय इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
लेकिन ये दोनों दो छोर पर बैठे हुए थे। एक बिल्कुल उर्दू निष्ठ हिंदी की बात करता है, दूसरा संस्कृत निष्ठ हिंदी की, और इस बीच में उपस्थित होते हैं हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, और वे युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगले वीडियो में मैं भारतेंदु युग और आगे हिंदी गद्य के विकास पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।